चलिए फिर डालिए इंडस्ट्री। टॉपिक है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि कोर इंडस्ट्री पे काफी मेंस के क्वेश्चन उठते हैं, तो बताऊंगा मैं आपको। पहले आइए इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्री। नंबर एक, इंडस्ट्री मतलब पॉइंट, इंडस्ट्री इज अ कैटेगरी ऑफ एक्टिव एंटरप्राइजेस। इंडस्ट्री इज अ कैटेगरी ऑफ एक्टिव enterprises and organization, active enterprises and organizations which produce or sell product, service or source of revenue, जो तीन चीजों को आपको करता है, प्रोडक्ट, सर्विस और सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तीन चीजों को क्या करता है वो इंडस्ट्री का मेन काम होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्ट्री। इट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री नहीं है। तो लगता है कि ये फैक्ट्री होती है। इट रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that are connected to the production of goods, economic activity that are connected to the production of goods, extraction of minerals and providing services, और सर्विस को प्रोवाइड करना। इंडस्ट्री का बेसिक मतलब ये होता है, ठीक है। इट कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट, इसको तीन पार्ट में इंडस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं। पहली इंडस्ट्री होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्सरी। तीन तरीके की इंडस्ट्री आपकी काम करती है। प्राइमरी में लिखिए एग्रीकल्चर बेस्ड, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब जो इससे सामान बना है उस पे बेस्ड, और टर्सरी जो इससे सामान है उस पे बेस्ड। ध्यान से, तीन बेस्ड पे इंडस्ट्री काम करती है। एग्रीकल्चर पे बेस्ड, प्रोडक्शन पे बेस्ड, और टर्सरी यानी जो थर्ड पे बेस होती है, सेकेंडरी पे जो बेस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री। TI, हाँ, ठीक है। ये तीन तरीके की इंडस्ट्री काम करती है। चलो, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना। कई बार वर्ड यूज करते हैं, तो वर्ड यूज करके तो आपने सुना भी होगा मैन्युफैक्चरिंग, सुना है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ये दो अलग काम होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या होता है कंस्ट्रक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है। मैन्युफैक्चरिंग की, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण, व्हाट इज नोन एज द विनिर्माण, और कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं निर्माण। बहुत बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। विनिर्माण निर्माण में डिफरेंस होता है हमेशा सामान का, गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है, और जो कैपिटल होती है पूंजी, उसका क्या होता है कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लियर हो गया, किसी भी सामान को, जो आसान बिस्किट नमकीन ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग है। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस पहले समझो कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दिस इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी में भी आएगा। नहीं, ये दोनों तो अलग चीज है। एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी चीज, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी में है, वो अलग है, ये अलग है, डिफरेंशिएशन दोनों का अलग है, उसको आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब किसी भी सामान को बनाना,
तो सीधी बात है, सामान तो एग्रीकल्चर से बन के आ रहा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी प्राइमरी नहीं हुई ना, उससे बात। तो इस ऐसे नहीं होगा, वो अलग चीज है, अलग चीज, इसको मतलब आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइमरी है ऐसा नहीं कह सकते। कंस्ट्रक्शन कौन सा है पता नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में दोनों चीजें यूज हो सकती है, ठीक है। वो डिफाइन मतलब उसका जो बेस है डिफाइन करने का, और इसका दोनों का सेपरेट है। चलो हेडिंग डालो, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का इवोल्यूशन, इंडस्ट्री किस टाइम पे स्टार्ट हुई है बनना, भारत में इंडस्ट्री का इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, थोड़ा ध्यान से। इवोल्यूशन, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बनना, इंडस्ट्री कब बनी है, कैसे बनी है, इवोल्यूशन में ध्यान से लिखो। फ्रॉम द टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस, थोड़ा स्पीड में, काफी कंटेंट इंडस्ट्री में, तो कोशिश करो थोड़ा सा ध्यान से। फ्रॉम द टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज बीन नोन फॉर कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इनिशियली भारत जो था वो दो इंडस्ट्री के लिए फेमस था, एक इंडस्ट्री थी आपकी कॉटेज और दूसरी थी हाउस होल्ड। दोनों में डिफरेंस आप सभी को क्लियर है। कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है, सिंपल बात है, कॉटेज का मतलब सूक्ष्म, ठीक है, और हाउस होल्ड का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो जनरली एक आध घर में चलती है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं, इन दोनों इंडस्ट्री को आप बोल सकते हैं माइक्रो इंडस्ट्री, ठीक है। तो माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर ये पॉइंट आते हैं, कॉटेज एंड हाउस होल्ड। माइक्रो इंडस्ट्री इनिशियली था, देखो, लाइक डैश, ढाका में लिखो, ढाका में था मसलन, MUSLIN मसलन। मसूलीपट्टनम का था चिंटेज, चिंतेज बोलते CHINTEZ। कोचीन का सिल्क, CHINTEZ, कोचीन का सिल्क। मुगल का पॉटरी एंड आर्किटेक्चरल वर्क, मुगल्स का पॉटरी एंड आर्किटेक्चरल वर्क, मुगल का पॉटरी एंड आर्किटेक्चरल वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज मेनली फेमस फॉर, इंडिया वॉज मेनली फेमस फॉर, भारत उस दौर में मुख्यतः किस चीज के लिए फेमस था, तो उसमें है आपका टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, सिल्क, ब्रॉन्ज, कॉपर, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग। नेक्स्ट, आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्यों, आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, as a tradesman, as a tradesman, as a tradesman, there is a changement in industrial policy, there is a changement in industrial policy, industrial policy में एक बदलाव आया, डैश, क्या बदलाव आया, वो बदलाव लिखो, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम कॉलोनी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम कॉलोनी, एक्सपोर्ट फ्रॉम कॉलोनी एंड फिनिश्ड मटेरियल इंपोर्ट टू दैट कॉलोनी, ध्यान से लिखना, एंड फिनिश्ड मटेरियल इंपोर्ट टू दैट कॉलोनी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो कहां से जाता है, कॉलोनी से जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सामान उस रॉ मटेरियल का बना और उस सामान को वापस कहां भेजा गया, कॉलोनी में। तो सबसे बड़ा नुकसान यही पे हम लोगों ने झेला, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो आती थी वो हमें महंगी पड़ती थी। अब इसी रॉ मटेरियल में दो चीजें समझने वाली होती हैं कि रॉ मटेरियल के लिए जो पेमेंट होती थी
वो पेमेंट हमसे ही ली जाती थी। ध्यान से, हमसे ही का मतलब होता था जैसे मैं किसी से सामान खरीदने जाऊंगा तो मैं खर्चा करूंगा ना, बट मैं जिससे सामान खरीद रहा हूं उसी से पैसा ले लूं और उस पैसे से उस सामान को खरीदूं तो अल्टीमेटली तो मेरा ही नुकसान है। कैसे ली जाती थी हमसे पेमेंट? इसी को बोलते हैं टैक्सेशन। इसका मतलब ध्यान से खेल समझो, ब्रिटिश पॉलिसी का क्या था? ब्रिटिशर्स, ये एक फार्मर है, इस फार्मर से 100 रुपए टैक्स लिया गया, ठीक है। ये फार्मर क्या उगाता है? कॉटन। ध्यान से, पूरी एक ही लाइन में पॉलिसी समझा रहा हूं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का। तो कॉटन उगाता है, तो इस कॉटन को खरीद, यहाँ पे कौन है? ब्रिटिशर्स। कौन लोग हैं? ब्रिटिशर्स। तो इन लोगों ने इस बंदे को 80 रुपए दिए किस चीज के? कॉटन खरीदने के लिए। तो इस बंदे ने 80 रुपए का कॉटन किसको दे दिया? इनको दे दिया। कुछ समझ रहे हो? ये 80 रुपए आए कहां से? इसी 100 रुपए से तो आए होंगे, अपनी जेब से तो नहीं आए। इसमें भी अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स 20 रुपए कमा लिए। अब इस कॉटन को ब्रिटिशर्स लेकर के गए यूके, और यूके में जा करके उन्होंने क्या बनाई? इसकी शर्ट, गुड्स बना दिया। अब इस शर्ट को किसको पहनाना है? इस बंदे को पहनाना है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बेचनी भी तो इस शर्ट को। तो उस शर्ट को उस बंदे को, जो किसान आदमी है, वो किसान आदमी क्या पहनता है? धोती। सीधी बात है, धोती कुर्ता पहनता है। तो इस बंदे की धोती कुर्ते को हटा करके रिप्लेस क्या करनी है? शर्ट। ये तो सिस्टम काम कर रहा। तो अब आपके कहने से थोड़ी उतार देगा, तो सिंपल बात है, उससे पहले जब ये शर्ट भेजे, उसी से पहले इन्होंने इंडिया में भेजे मिशनरी। मिशनरी समझते हो? क्रिश्चियन मिशनरी। ये क्रिश्चियन मिशनरी आए इस बंदे के पास और इस बंदे से बोले कि देखो ऐसा है कि अगर आप क्रिश्चियन बनते हो तो क्रिश्चियन बनने में आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, लाइक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, कंपनसेशन XYZ। ठीक है, ये क्लियर हो गया? समझ गए? तो अगर आपको कंपनसेशन मिलेगा, सारी चीजें, तो बस उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन भाई, जो व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, जिसकी खेती लुट चुकी है, वो अगर इस तरीके के ऑप्शन को सुनेगा तो उसके लिए तो फायदा ही है। तो उसने क्या बोला कि ठीक है सर, तो जैसे ही क्रिश्चियन ये बना वैसे ही इन चीजों का लालच दिया गया। एंड सबसे पहले बोला गया कि जो क्रिश्चियन आदमी है वो धोती कुर्ता नहीं पहनता भाई, ये रूल है। तो अगर आप क्रिश्चियन बने हैं तो क्रिश्चियन बनने के बाद के बेनिफिट्स तो मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले क्या करना होगा आपको? धोती कुर्ता उतार करके, क्या अब धोती कुर्ता उतारोगे तो बिना कपड़ों के तो रहोगे नहीं, तो क्या पहनो? शर्ट पहनो। उसके लिए अब आपको क्या करनी पड़ेगी? जो हमने शर्ट भेजी है उस शर्ट को क्या करो? खरीदो। समझ रहे हो? तो जब इस शर्ट को खरीदो तो ऑब्वियस बात है 100 रुपए की शर्ट होगी, यानी इस 100 रुपए को और भी कहीं से ला करके हमें दो खरीदने के लिए। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट यहां कुछ क्लियर हो गया? ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है इंडस्ट्री की। क्या पहले इन्होंने 100 रुपए हमसे लिए, हमें दिए, उसमें से 80 का सामान हमसे खरीदा 20 रुपए प्रॉफिट में, फिर हमसे और कितने का लिया? 100। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की जेब से कितना लगा? 0। हमारी जेब से कितने लगे? 200। 100 हमने पहले टैक्स में दिया और फिर 200 100 रुपए की हमने शर्ट कर ली। समझ रहे हो? ये पॉलिसी काम करती थी। इसीलिए इंडिया की, आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। सुना होगा, वो सोने की चिड़िया वर्ड नहीं यूज करते, क्या करते हैं? ये मेजर लिखो, ये चीज समझ गए हो? ठीक है, तो लिखो, दिस वॉज द मेजर रीजन, दिस वॉज द मेजर रीजन, यह मुख्य कारण था, मेजर रीजन, this was the major reason why Indian industry, कितने बजे बुलाया गया था? 9:15 बजे ना? टाइम 9 बजे ना? बैठो, आता हूं, बैठो। क्या लिखे हो? why industry, Indian industry get decline badly, get decline badly, लॉजिक बात है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगी वो भी खत्म हो जाएगी, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी खत्म होगा ना यहाँ पर। तो लिखो इंपैक्टेड एरिया, इंपैक्टेड एरिया, कौन से इंपैक्टेड एरिया हैं? कौन कौन से इंपैक्टेड एरिया हैं भारत में? तो इंपैक्टेड एरिया में 3-4 मेजर एरिया होंगे जिनके इंपैक्ट होंगे। पहला लिखो क्राफ्ट, क्राफ्ट इंडस्ट्री, दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग,
थर्ड इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, तो सबसे ज्यादा सफर की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फोर्थ पॉइंट एग्रीकल्चर बेस्ड, एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात। ये 5 मेजर इंडस्ट्री थी विच इज हेवली इंपैक्टेड बाय द ब्रिट्सर्स पॉलिसी। ठीक है, लिखो किसी के आगे अगर आइडिया आपने फ्रेम करते चलना, लिखो यहाँ पे इसका इंपैक्ट क्या हुआ। दिस सिनेरियो create the very slow process for industrial development till 1850 1850 तक। तो 1850 तक भारत की बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस रहती है। उसके पीछे का रीजन आपके सामने ये होता है। मेंस 2017 क्वेश्चन है सिविल्स का। ठीक है, व्हाट इज द रीजन टिल 1850 इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा पीछे हुई। उसके पीछे के रीजंस थे ब्रिट्सर्स पॉलिसी। ठीक है, अब ब्रिट्सर्स पॉलिसी में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बट 1850 के बाद एक नया आपका फेज आता है जिसमें ब्रिट्सर्स को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़नी स्टार्ट होती है। ठीक है, इनिशियली हमारे ब्रिट्सर्स कब आए थे पता होगा आपको, लगभग 1600 में। ब्रिट्सर्स याद है? ठीक, तो 1600 से लेके 1850 तक इंडियन इंडस्ट्री पे कोई फोकस नहीं किया गया। 1850 के बाद इंडस्ट्री पे फोकस करना शुरू होता। उसके लिए क्यों किया गया? ऐसा नहीं कि उनको दया आ गई थी, वो इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को पड़ी थी किसी चीजों की नीड। कहानी कुछ ये है कि इस पूरे 250 साल में, 250 साल का इतिहास है, इस 250 साल में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा क्या किया, भारत से कमाया। उस पूरे पैसे को ले जाकर के उन्होंने यूके में डंप किया होगा। यूके में क्या किया? इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से किया गया, उसी तरीके को आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम क्या है? औद्योगिक क्रांति सबने पढ़ी होगी। लगभग किस दौर की बात होती है? 18th सेंचुरी के आसपास, 17 लास्ट 18 के आसपास। वो पैसा आ कहां से रहा है? यहां से आ रहा है। इंडिया से कितना लूटा गया था पैसा? गूगल आप देख लीजिएगा, वो डेटा है 40 लाख सीआर उस समय का। आज का छोड़ दीजिए, ये डेटा है ब्रिटिशर्स ने इतना हमसे लूटा है। सिस्टम समझ लो। तो ये सारा पैसा ले जाकर के आज जो ब्रिटेन बना हुआ, उसमें बहुत ज्यादा रोल ब्रिटिशर्स के कॉलोनी का है। इंडिया के साथ और भी कॉलोनी थी, उसमें 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो 70% जो देश थे वहां से जो पैसा उन्होंने उठाया वो कहां ले गए? यूके। अब यूके में जब ले गए तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री लगाई। आप सोचो इसी समय चेक करना, जो रेलवे का इंजन ही था, भाप इंजन है यार, स्टीम इंजन जेम्स वॉट वाला, वो सब इसी के समय बने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो पैसा आया, सीधी बात है, इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट आप ऑब्वियस इंडस्ट्री आप कहां पे लगा चुके? ब्रिटेन में तो इंडस्ट्री लगा दी है। अब उस पैसे से जो आपने अर्निंग कमाई उसका क्या करोगे? तो उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपने क्या ढूंढने शुरू किए? वो आपकी हुई कॉलोनी। तो उस पैसे को कहां लगाओगे? वापस से कॉलोनी में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। तो जब कॉलोनी में इन्वेस्ट करोगे तो लॉजिक बात है, इन्वेस्टमेंट किसमें करोगे? वहां पे भी आपने इंडस्ट्री में पैसा कमाया, उस पैसे से कमा के जो पैसा उसको इन्वेस्ट कहां करोगे? इंडस्ट्री। तो अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री की क्या पड़ी? अब ऐसा समझ में ना क्यों लिखा है नीड? तो ये नीड यहां से आती है। ऐसा कोई मैंने क्या वर्ड यूज किया? दया नहीं थी कि इंडिया के चलो इंडस्ट्री लगा देते हैं। समझ में आई? ये उनकी जरूरत थी, इसलिए इंडिया में इंडस्ट्री लगनी शुरू होती है। कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में पहली लगती है? दैट इज 1854, भारत की पहली स्टील इंडस्ट्री। 1844 में दूंगा आपको। 1854 में इंडिया की पहली इंडस्ट्री लगी। अब सोचो 1854 में क्यों लगी? आगे पीछे भी हो सकती थी। रीजन समझ रहे हो? ये आपका रीजन काम करता है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि एक बार फ्रेम क्लियर हो गया कि झंझट खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्री क्लियर हो गया इंडस्ट्री का, तो ये रीजन था। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाई आफ्टर 1850 इंडिया ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड इन इंडिया। 1850 के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत में इन्वेस्ट क्यों किया? क्या लिख रहे थे भाई? भूल गया मैं, क्या था क्वेश्चन? कोई है लिख लिया जिसने प्रॉपर? पढ़ सकता है कोई?
पढ़िए। Investment in India was a deliberate measure which Britishers took intentionally for the profit only. From arrival in India in 1600, they started exploiting Indian economy till 1850. After Industrial Revolution in UK took place, Britishers have plenty of money to invest because UK was overly developed and that time in terms of industry, and there was shortage of labor. So for more cheaper goods and for more convenience, they started developing their like colonies and for more cheaper goods and for their more convenience of import exports. So that's the why they started developing the railways in India. ठीक है, मोटा मोटी चीजें लगभग समझ में आ गई। तो इंडिया में 1850 के बाद इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ, रीजन समझ गए। इसके पीछे का लिखो, लिखो। मैंने कुछ लास्ट लाइन के लिखवाई थी तुमको, फ्रेम किया था 1850 लिखो। सो आफ्टर 1850 ब्रिटिशर्स मेनली फोकस ऑन दोज इंडस्ट्री। अंग्रेज 1850 के बाद उस इंडस्ट्री पे फोकस किए। ब्रिटिशर्स फोकस ऑन दोज इंडस्ट्री which can provide them a good return, जो उनको अच्छा रिटर्न या पैसा वापस कर सके, अच्छा पैसा दे सके। कुछ इस तरीके पे उन्होंने फोकस किया। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। दो इंडस्ट्री पे इन्होंने ध्यान दिया। पहली इंडस्ट्री, फर्स्ट इज टेक्सटाइल, अदर इज आयरन स्टील। दो इंडस्ट्री पे फोकस होता है। पहला टेक्सटाइल पे, टेक्सटाइल आई थिंक कपड़ा उद्योग बोलते हैं, और दूसरा आयरन स्टील। ठीक है, तो इनिशियली दो चीजों पे फोकस हुआ। रीजन आपके, अच्छा इन्हीं इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री आएगी, ये इंडस्ट्री लगाई इसकी बेस्ड। तुरंत लिखो एग्जाम्पल 1854 फर्स्ट टेक्सटाइल मिल। 1854 में पहली टेक्सटाइल मिल लगती है। 1855 पहली जूट मिल, 1850 पहली जूट मिल। रेलवे का तो तुम सभी ने सुना होगा, फर्स्ट रेलवे इंडिया में कब चली है, पहली ट्रेन कब चली है 57 में। अरे तो क्लास 6 का क्वेश्चन है यार, पहली ट्रेन इंडिया में कहां चली है, बॉम्बे से थाने चली। 1853 में चला है। ठीक है, डलहौजी चैनल लिखो। फर्स्ट ट्रेन 1853, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी साहब ने चला दी। तो पॉइंट समझ रहे, 1850 55 56 कुछ समझ में आ रहा सारा कॉन्सेप्ट। इसलिए इंडस्ट्री यहां से डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बॉम्बे टू थाने। फर्स्ट पेपर मिल 1870, फर्स्ट पेपर मिल बेलीगंज में लगी थी। फर्स्ट पेपर मिल बेलीगंज, कलकत्ता। फर्स्ट पेपर मिल बेलीगंज। फर्स्ट इंडियन बेस्ड आयरन इंडस्ट्री, फर्स्ट इंडियन बेस्ड आयरन इंडस्ट्री, भारत की पहली आयरन बेस्ड इंडस्ट्री। यह 1907 में लगी जमशेदपुर, 1907 जमशेदपुर। नेक्स्ट बोलो, किसका ईयर बोलना भाई, क्या पूछ रहे हैं। 1907, अच्छा ये जमशेदपुर वाली 1907। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर, दो विश्व युद्ध के बाद, टू वर्ल्ड वॉर दैट इज कब कब हुए थे, वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ कब कब हुए हैं। अंधेरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को, लाइट ठीक है प्रॉपर, हाँ क्या। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 टू 1919। दूसरा 39 से 45 लिख लीजिए। 1914 टू 1919 कॉमा 1939 टू 1945 लिखो। It gave an increasement in the development of industry। इसने कई सारी इंडस्ट्री को विकसित करने का काम किया, कई सारी इंडस्ट्री को विकसित करने का काम किया। ऑब्वियस बात है, वर्ल्ड वॉर होगा, पूरा वर्ल्ड उलझा होगा, तो दुनिया भर में जो विश्व के ऐसे कंट्री जो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, उनके यहाँ तो भाई फायदा हो गया उस चीज को लेकर के। नुकसान भी था, नुकसान ये था कि दुनिया से जो इंपोर्टेड गुड्स था वो होल्ड पे हो गया। जब भी युद्ध होता है तो आपने सुने होंगे सामान महंगे होते हैं,
ऑब्वियस बात है, बहुत कॉमन चीज क्यों महंगे होते हैं? दुनिया भर में जितने भी वॉर होंगे उस वॉर में जो कॉमन चीज होती है वो है पेट्रोलियम, बहुत कॉमन चीज होती है। जनरली वॉर आपने मिडिल ईस्ट में सुने हैं, रशिया यूएसए इन सब में सुने, और इन सब क्या है? पेट्रोलियम के एक्सपोर्टर है। तो अगर झगड़ा इनका आपस में कहीं पे भी होगा तो ये पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो रुकेगा। तो हम तो पेट्रोलियम खरीदते ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है नहीं। तो जब भी दुनिया भर में कहीं पे भी युद्ध होगा उसका इंपैक्ट हमारे यहाँ होगा। डिपेंड करता है कहाँ युद्ध हो रहा और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी है। समझ रहे बात को? अमेरिका का अगर कहीं से युद्ध होगा तो हमें फर्क पड़ेगा। रशिया यूक्रेन का हो रहा, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क हमें पड़ भी रहा है। रशिया से कोई ऐसी चीज, जैसे रशिया डायमंड है, रशिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर कल को रशिया और दिनों तक चलता है तो हीरा महंगा होता चला जा रहा। अब हीरा, चक्कर ये है कि हीरे हमें थोड़ी खरीदने हैं भाई, हीरा आप में से कितने लोग रोज खरीदते हैं लाइफ में? एक बार, दो बार, तीन बार। इसीलिए हमें इंपैक्ट नहीं पता चला। लेकिन अभी गल्फ वॉर हुई थी 1990 में, या फिर अभी अमेरिका अटैक कर दे ईरान के ऊपर, जो माहौल बन रहा है, वेनेजुएला पे अटैक कर दे, सऊदी पे अटैक जो चल रहा है, इन जब करेगा तो दुनिया का करीब 70-80% क्या है? पेट्रोलियम इन्हीं के पास। तो जब अगर ये वॉर में उलझ गए तो ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे बात को? और अगर पेट्रोलियम महंगा होगा तो फिर हमें लगता है हम पेट्रोल कितना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल महंगा हो तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा पेट्रोल महंगा होने से? पेट्रोल महंगा होने से आपके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ या ना? पड़ेगा। क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा? पेट्रोल, हमें गाड़ी नहीं चलाऊंगा 10 दिन, जितने दिन युद्ध चल रहा गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, सारी गाड़ी अपनी खड़ी कर दी, नहीं चला, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको? भाई सीधी बात, आप गाड़ी नहीं चलाओगे, बाकी दुनिया तो गाड़ी चला रही। जिस गाड़ी से सामान आ रहा है उस गाड़ी में तो पेट्रोल डल रहा है। तो लॉजिक बात है, पेट्रोल की कॉस्ट वो आपसे ही तो लेगा। तो सामान महंगा हो गया, आप घर में बैठी है, लेकिन आपके घर में जो सेब आ रहा, देखिए क्या हुआ इस बार, कल कश्मीर का हाल देखिए, 78% इस बार रेनफॉल जो होती है, स्नोफॉल नहीं हुई है। 78%, आप समझ रहे मेरी बात? 78% स्नोफॉल नहीं हुई है। जबकि कहानी ये है कि जो जनवरी के स्टार्ट आते आते जो गुलमर्ग और ये सब जो पोर्शन होते हैं वो ढक जाते हैं पूरे स्नो से। 78 यानी 80% स्नोफॉल नहीं हुई है। आप कुछ इसका मतलब, आपको क्या लगता है ठीक है नहीं हुई या सर्दी कम होगी? लोग लगता है ऐसा तो नहीं है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या है? वजह नहीं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है? वजह तो बहुत है, ऑब्वियस बात है, वजह तो क्लाइमेट चेंज है इसका, लेकिन हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमें क्या फर्क पड़ना? ठीक है नहीं पड़ी, सर्दी कम होगी, कम पहनेंगे जैकेट, आप पहनेंगे, फुल नहीं पहनेंगे। हमारे ऊपर कौन सी क्रॉप? जो भी तुम्हारा डायरेक्ट इम्पैक्ट बताओ। तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसका। मत जाओ घूमने कश्मीर, बर्फ नहीं देखनी, फ्रीजर में देख लो बर्फ, यही फर्क है। बट लॉजिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, आप प्यासे मर जाओगे। अरे हद होगी, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आ रहा है? रिवर से। रिवर में पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर में बर्फ नहीं पड़ेगी तो पिघलेगी कहाँ से? सर्दियों में बर्फ पड़ती है, गर्मियों में मेल्ट होती है, वही तो पानी बनता है। ये बात पता है ना भैया? पता चली होनी। गर्मी भाई, पानी आता कहाँ से? ग्लेशियर से। और ग्लेशियर ऑब्वियस बात है, पिछली बार की जो बर्फ थी उसने मेल्ट करके गंगा में डाल दी, गंगोत्री एंड गोमुख सब ज्ञानी गान पता है। तो अगर इस बार बर्फ नहीं पड़ी तो लॉजिक बात है अगली बार होगा। इस साल तो सब ठीक है, बट अगले साल वो मेल्ट होगा क्या? जब मेल्ट होगा नहीं तो गंगा में पानी की सप्लाई कम, जब पानी की सप्लाई कम तो आपके घरों की सप्लाई खत्म। इसका मतलब लॉजिक बात है 2-3-4 साल अगर ऐसे ही हो गया, इंडिया की बड़े बुरे हाल होने वाले हैं। कल मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था इसकी, उसके जो ज्योग्राफिक चैनल वाले, उनकी रिपोर्ट आई है। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है भाई सेब, इसमें क्या सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सेब वालों को? हम सेब नहीं खाएंगे भाई। भाई सेब अगर 400-500 रुपए किलो बिकेंगे, नुकसान हो रहा है सीधे को, हम नहीं खाएंगे एप्पल। बट पानी के बिना कैसे रह लोगे? समझ में आया? तो डायरेक्ट इंपैक्ट कश्मीर, लगता है कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ रही, सर्दी कम हो रही है। अच्छा रीजन कोई बता सकता है इसका? जेन्युइन रीजन क्या होता है? कभी सुना हो? कोई बात, एक वर्ड होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ बोलते हैं इसको। ये इस बार एक्टिव नहीं हुआ है। टेंशन मत लेना, प्यासे नहीं मरोगे, अगले साल हो जाएगा एक्टिव। जनरली ऐसा कम होता है, बट इस बार ये एक्टिव नहीं होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मोटा मोटी कहानी होती है कि जो भारत होता है, इस भारत यहाँ का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे आप ऐसे करके, यहाँ पे कैस्पियन सी होता है और यहाँ पे यूरोप है। मैप अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे करके ना, तो यहाँ पे इस जगह पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये हवा इधर की तरफ चलती है, और इधर की तरफ जब चलती है तो ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है। जो यहाँ से कैस्पियन सी से क्या उठाई हवा ने? पानी। मैं दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बात इकोनॉमी की है तो चीजें समझनी पड़ती हैं, चीजों को लेकर के थोड़ा ध्यान से देखिए। वर्ल्ड मैप में एक चीज नोटिस करो,
कोई सा भी वर्ड मैप ले लेते हैं जिसमें आपको कैस्पियन सी लोकेट हो रहा हो। ये सबको वर्ड मैप दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली इस वाले पोर्शन में ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा। चलो इसमें देखो, इस वाले में बस कहानी आपको समझा देता हूँ। इंडिया में जो बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है, ज्योग्राफी का सेक्शन है। देखो बेसिकली ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी है। यहां पर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये हवा इधर की तरफ चलती है, एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो यहां से पानी उठा करके, ये दिख रहा है आपको इंडिया, तो सबको दिख रहा होगा। तो इंडिया के अपर पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में, यहाँ पे आपको पता हिमालय है, ये तो सबको पता हिमालय पोर्शन में। तो जब ये हवा इधर की तरफ आती है तो हिमालय ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो ये हवा अपने साथ क्या लेके आ रही है? पानी। पानी जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऑब्वियसली ठंडा होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ठंडा होगा। तो जितना ऊपर जाएगा ठंडा होगा, तो ठंडा होकर पानी बनेगा क्या? बस यही। तो वो जो स्नो होती है वही हिमालय के इस वाले सेक्शन में क्या होती है? गिरती है। इस तरीके से बनाई जाती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, देखा इस तरीके से आइस कैप, यहाँ पर स्नो आपकी गिरती है। तो रीजन उसके पीछे का क्या दिया था, इसको क्या वर्ड यूज किया गया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ। ये इस बार क्रिएट नहीं हुआ है ड्यू टू कई सारे यहाँ पे एक रीजन काम करते हैं। मेजर रीजन जो है आपका वो है शिफ्टिंग ऑफ वेदर। हमारे यहाँ जो वेदर हुआ था, देखो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। दिसंबर के इनिशियल में जो सर्दी होती स्टार्ट हो जाती है, बट दिसंबर एंड हो रहा है, सर्दी नहीं हो रही है। बारिश आपने इस बार देखी थी लगभग सितंबर तक चली, सितंबर लास्ट अक्टूबर तक बारिश हुई है, जबकि बारिश आपकी जुलाई अगस्त मैक्सिमम, सितंबर के इनिशियली खत्म, बट अक्टूबर तक बारिश होने का मतलब समझ रहे हो, मौसम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? उसके पीछे का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत तगड़ा रीजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ी सी गलतफहमी के आप शिकार हो चुके हैं। क्योंकि अगर इस हिस्से में बर्फ नहीं गिरी, तो जितनी भी इंडिया की एक रिवर इधर निकल रही है गंगा, एक इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, एक इधर जा रही है इंडस, यही गंगा नदी है जिसपे पूरा नॉर्थ इंडिया क्या है? रिलाई करता है। तो अगर वही मेन सोर्स है पानी का, वही नहीं आएगा, कहानी खत्म। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा नजर बना के रखिए कि अगर इन चीजों पे उसमें मैसेज जा रहे होंगे, मतलब ग्रुप में तो सब कंटेंट जा रहा है। ग्रुप में शायद कल मैसेज मैंने करवाया था, पहुंच गया होगा आंसर के लिए। पहुंचा आप लोगों के पास? एमसीक्यू के लिए प्रीवियस ईयर के पहुंच गया आंसर? आप लोगों के ग्रुप में नहीं पहुंचा अभी? वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। और कौन से हैं वो? चैनल अच्छा आ गया मैसेज? हाँ जी। तो आपको समझिए आज के जो टॉपिक हुआ है, इस टॉपिक के 10 एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आज दिन भर में, टाइम। ठीक है? तो बहुत सीरियस हो गए, देखो समझो, अगर सीरियस हो तभी की बात कर रहा हूं। तो आपको उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक करके आंसर दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली रात तक अपडेट हो जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो रोज के 10 क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक एमसीक्यू बेसिस पे खत्म, आपका काम खत्म हो गया। पार्टिसिपेट करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे उससे अच्छी बात है। आइए अपने आप को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलतफहमी पाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सीरियस हैं, काम कर लीजिए। ठीक है? तो एकेडमी काम कर रही है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपना देखना भाई। ठीक है? चलो वापस आ जाओ। ये क्या था? नहीं, हम गलत दिशा में चले गए थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्योग्राफी का। नेक्स्ट आओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हेडिंग डालो। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आजादी के बाद। देखो बिफोर इट, इसके पहले, बिफोर इट वी हैव टू नो अबाउट द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। हमें आजादी के पहले की इंडस्ट्री को भी जान लेना जरूरी है। आजादी के पहले कौन कौन सी इंडस्ट्री थी उसको जान लीजिए। उसकी लिस्ट दे देता हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए। 1854 वाला लिख लिया था, जूट कॉटन हो गया था। 1863 में लिखो अहमदाबाद कॉटन मिल, 1863 अहमदाबाद कॉटन। 1870 वुलन, 1870 वुलन कानपुर में, धारीवाल आपने सुना होगा ऊन का नाम, वो यहीं पे थी। नेक्स्ट 1907 120 प्लस आयरन मिल्स, 120
आयरन मिल्स डैश बम्बई, वो जमशेदपुर 1907 में, बिल्कुल 1907 में बम्बई में 120 प्लस खुली थी, 1907 से 1910 के बीच का टेन्योर था। दैट्स वाई बॉम्बे इज नोन एज कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया। बॉम्बे इज नोन एज कॉटन पोलिस, भारत का कॉटन पोलिस बोला जाता है। कॉटन पोलिस इज अ प्लेस सिचुएटेड इन यूएस स्पेशलाइज्ड फॉर द आयरन इंडस्ट्री। तो कंपैरिजन नहीं होता है कि ये भारत का ये है, ये भारत का ऐसे करके। तो एग्जांपल बता सकते हो और कंपैरिजन बता, कोई एक सिटी जिसको बोला जाता हो भारत का ये, कोई एक सिटी जिसको वर्ल्ड से कंपेयर किया गया हो, कौन सा नाम क्या है शहर का नाम? और बोल, हाँ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज कौन सा शहर है? बेंगलोर है। ठीक बात है, हाँ, वेरी गुड। तो इस तरीके से कंपैरिजन कॉटन पोलिस का, ऐसे बहुत मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सुने हो, ऐसे करके जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आओ, फेस नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फ्रॉम 1907 टू 55, 1907 से 1955 के बीच में। 1919 में टिस्को खुली है, 1919 टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी बोलते हैं इसको। 1923 में विस्को, VISCO, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, भद्रावती में, भद्रावती कर्नाटक में है। देखो, पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी, द्वितीय विश्व युद्ध यानी विश्व युद्ध के अप्रॉक्स की कहानी बता रहा हूं। पहला लिखो, हैवी केमिकल इंडस्ट्री 1941, हैवी केमिकल इंडस्ट्री 1941। अमेरिका ने पहली बार विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, आपने सुना होगा मस्टर्ड गैस, कुछ आइडिया है? केमिकल वेपन के बारे में सुने हो? सब लोगों ने सुना है। बायोलॉजिकल वेपन सुना है। नॉर्मल वेपन जो ट्रेडिशनल वेपन है वो तो जानते होगे, बंदूक, तोप, ये सब। केमिकल वेपन का होता है, एग्जांपल बता सकते हो कोई केमिकल वेपन जो जनरली आपने सुना है? बहुत कॉमन है। टीयर गैस सुना है? टीयर गैस आपने देखी, फेंकी आता, धुआं निकलता, आपके आंसू आते हैं। कभी मौका मिला है आंसू आने, मतलब कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद में गए हो? कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए हो? कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए भाई साहब? बड़ा सफल जीवन आपका चल रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई सर, मस्त जिंदगी चल रही है। प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए हैं, कभी मौका मिले तो जाया करो यार इसी बहाने, बट हाँ, फ्रंट में बस मत रहना, बैक साइड। हमेशा प्रोटेस्ट में जब भी जाते हैं पीछे खड़े रहते हैं, क्योंकि भागते पीछे वाले ही हैं, आगे वाले पड़े जाते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग भी इंडिया, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, निर्भया वाला केस हुआ था, निर्भया केस 13 वाला, हाँ, तो उसमें हम लोग दिल्ली में थे, तो सर्दियों की कहानी थी, दिसंबर का केस था, 13 दिसंबर समथिंग कुछ था, हाँ। तो धूप अच्छी निकलती थी, तो वहां बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट होता था इंडिया गेट पे। तो चलते थे, चलो चलते हैं, प्रोटेस्ट में चले जाते थे, प्रोटेस्ट में जाते थे, जब कुछ जरूरी चीजें भी, तो गलत चीज तो हुई तो उसको लेकर के भी था, अंदर गुस्सा भी था। और दूसरा प्रोटेस्ट हुआ था लोकपाल वाला, लोकपाल सुना, जब ये अंकल जी अन्ना हजारे साहब आए थे, प्रोटेस्ट पूरा माहौल था, तो हम लोग गए थे। जाया कीजिए, कभी कोई प्रोटेस्ट हो, कभी वो मोमबत्ती नहीं लाई, बढ़िया यार, कोई बात, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में आइए, तो इस एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा, 1939 के बाद जब जर्मनी मूव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ऑब्वियस बात है, तो बहुत ज्यादा वो क्या हो रहा था, डोमिनेट कर रहा था। उस डोमिनेट को रोकने के लिए बहुत सारे दुनिया भर के देश थे जिन्होंने केमिकल वेपन बनाने शुरू किए। तो केमिकल वेपन जब बनने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली डिमांड होगी केमिकल की, तो वो केमिकल की डिमांड उन इंडस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं है जहां पे ऑलरेडी हो रखा है, तो इसके लिए बाकी जो कॉलोनी थी वहां पे केमिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई। दिस इज द रीजन कि 1941 में आपने क्या लिखा है, केमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे डैश करके लिखो, प्रोडक्शन ऑफ, इसी में लिखो, प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, H2SO4 बना, सिंथेटिक अमोनिया, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। इन इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप किया गया था 41 के आसपास था। यही कास्टिक सोडा होता है जिसको अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, जो नहीं ब्लास्ट हुआ दिल्ली वाला, वो यही है कास्टिक सोडा। बहुत खतरनाक वेपन है, आपके बाथरूम में रखा हुआ, उसी का नाम है आपके जो सर्फ। अगर आपने एक प्रॉपर मैनर में उसको नहीं बनाया तो आप अपना घर का बाथरूम उड़ा देंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों ने अगर कभी आपकी प्रैक्टिकल कराते थे केमिस्ट्री में, स्कूल कॉलेज में, कॉलेजेस में हुआ, कॉलेज में केमिस्ट्री किसके पास थी? किसी को केमिस्ट्री कॉलेज में नहीं थी, मतलब BSc वाला कोई नहीं है, सब बीटेक बीकॉम। अरे बाप रे,
कोई फिर तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल मैं हूँ, परेशान ना हो। तो मैं जब हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो के जब होते थे, बायो में हम लोग को डाइसेक्शन करवाते, डाइसेक्शन तो किए होंगे 12th तक आप लोगों ने, काटा पीटा। जीवन में यहाँ तक आप पहुंचे कैसे हो, क्या पढ़ाई किए हो? 10th तक सबका कॉमन था, 10th के बाद 12th में आप सबका क्या था? आर्ट, मैथ्स। तो मैथ्स में बायो वाला सेक्शन नहीं होता है? अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स बात ही करते हैं, अकाउंटिंग। सीआई का फॉर्मूला बताओ मेरे को, कॉमर्स वाले। ये देखो दिख गया, कोई बात। तो फिर मैं ये बताऊँ, केमिस्ट्री में हमारे यहाँ जब बनवाया था तो कास्टिक सोडा घर से बनाने के लिए दिया जाता था, तो उसमें कुछ 3-4-5 केमिकल होते थे, वो आपको मार्केट से खरीद के प्रॉपर रेशियो में डालने होते थे। अगर आप प्रॉपरली नहीं डालेंगे तो वो ऑब्वियस है साबुन तो नहीं बनेगा। हमने नहीं डाले थे यार, बच्चे यार स्कूल में कहाँ इतना ध्यान होता है, मैंने ज्यादा डाल दिया था। तो जो स्टील वाली बाल्टी नहीं होती, अब तो बकेट आ गई वैसी वाली ना, स्टील वाली जो बाल्टी होती है उसके नीचे का नहीं होता जो बेस, वो उड़ गया था। मतलब मैं उसी में बना रहा था, मैंने उसे जैसे ही पानी डाला वो पूरा नीचे हो गया। तो रेशियो मैंने कम किया था। अगर आप ठीक से रेशियो डालेंगे तो ऑब्वियस बात है वैसे क्या काम करता है आपका, बम का काम करता है। कोई कुछ बोला? भैया अभी कर दे रहा हूं मैं, गए क्या है अभी? ठीक है, लिखिए 1942 एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, 1942 एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, 1942 एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भारत में बनी है, एयरक्राफ्ट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑफ आफ्टर पार्टीशन, नेक्स्ट हेडिंग पार्टीशन के बाद, पार्टीशन ऑफ 47 में हुए, उसके बाद की कहानी। पार्टीशन के बाद इंडस्ट्री का फोकस किस पे रहा? तो पार्टीशन में जो सबसे ज्यादा हमारा इंपैक्टेड एरिया था, आफ्टर पार्टीशन लिखो देयर आर टू मेजर एरिया विच इज हेवीली इंपैक्टेड। पहला आपका मेजर एरिया था कॉटन, दूसरा आपका मेजर हेवली था दैट इज जूट। उसके पीछे का रीजन था ये जो इंडिया का सेक्शन डिवाइड हुआ था, इंडिया उस समय दो हिस्सों में बटा था, एक हिस्सा ये अलग हुआ था, एक हिस्सा ये अलग हुआ था, समझ रहे हो ना? हाँ, इसको क्या बोलते थे? वेस्टर्न पाकिस्तान, दिस इज ईस्टर्न पाकिस्तान। बांग्लादेश तो बाद में बनाया ना, फिर वापस बांग्लादेश मिलने की कगार पे चल रहा है, हो सकता है देखो किसी दिन न्यूज आप उठो बांग्लादेश मिल गया इंडिया में, वेट करो। कुछ लोग नहीं गाली दे रहे मोदी जी को, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, टेंशन ना लो, बहुत कुछ हो रहा है, बताई नहीं जा रही है चीजें, वेट क्या है, क्योंकि देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ नहीं कर रही सरकार। डोभाल साहब जा चुके, 3 विजिट लगा चुके हैं नेपाल उसकी, बांग्लादेश की, परसों जयशंकर साहब भी गए, खालदा जी हमारी पता है ना कहानी सब। ये जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके समझ में आता है कि ऊपर चला जाता है? करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आइडिया होगा। खालदा जी कौन थी? लेडी थी, पीएम थी, कहाँ की? बांग्लादेश की। तो अभी डेथ हुई ना, उनके बेटे आए हुए हैं लंदन से, लंदन में रहते तो वापस शिफ्ट हो गए बांग्लादेश, तो वो सपोर्टर थी इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में जयशंकर साहब इतनी सिचुएशन के बाद भी वहां पे गए, तो 2 विजिट जयशंकर की लग गई है और 3 विजिट डोभाल साहब। डोभाल साहब जहां जहां विजिट मारे हैं वहां वहां दिक्कतें हुई हैं, ये बड़ा फेमस बात है डोभाल साहब। तो 3 विजिट लग गई इस क्राइसिस में, तो इसका मतलब कुछ तो काम चल रहा है सरकार का। क्या चल रहा है वो आपको तो बताना जरूरी ही नहीं है ना, आज तक को पता होना चाहिए, नहीं होता माहौल बना रहे देश को लेकर के, तो इसलिए आप बस सोचिए कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखते हैं। कहानी ये हुई कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था ये उस समय का सबसे ज्यादा इरिगेटेड सेक्शन था। सबसे ज्यादा इरिगेशन का मतलब था यहां से निकलती है इंडस, और ये इंडस यहां से होकर के इधर आती है, और ये पूरा हिस्सा है हिमालय। तो इंडिया में इंडस्ट्री जो इंडस है इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब ये प्लेन पूरा एरिया, अगर मैं हिमालय वाला हिस्सा छोड़ देता हूं तो ये पूरा हिस्सा क्या है? प्लेन। तो सबसे ज्यादा पानी किसको मिलता है? पाकिस्तान को मिलता था। तो सबसे ज्यादा इरिगेटेड होगा तो कॉटन बहुत अच्छी होती थी इस हिस्से में। तो पॉइंट क्या है, जहां पे पानी है उस हिस्से में कॉटन होगी। तो लॉजिक बात है, हमेशा उस दिन भी मैंने आपको क्या बताया कि आप रॉ मटेरियल और इंडस्ट्री इन दोनों में बना क्या सकते हैं? इंडस्ट्री। आप रॉ मटेरियल वाला एरिया पैदा नहीं कर सकते। आप इंडस्ट्री, आपके पास पैसा, फैक्ट्री लगा लो, लेकिन आप जूट कैसे उगा लोगे अगर क्लाइमेट ही नहीं है? फर्क समझ में आ रहा? तो इसलिए हमारा जो मेजर पोर्शन था कॉटन का वो यहां से शिफ्ट कर गया, और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर द जूट। आपने सुना होगा बंगाल में जूट होता है, तो ये पूरा जूट का जो प्रोडक्शन एरिया था, ये प्रोडक्शन एरिया शिफ्ट हुआ कहां पे? बांग्लादेश में। तो जूट की जो इंडस्ट्री थी 1854 में आपने जो डिटेल का, वो कहां रहेगी? भारत में।
और जो रॉ मटेरियल था उधर, तो सीधी बात हमारा कोई भी काम का झूठ नहीं बचा भाई। आप खाली फैक्ट्री का क्या करोगे जहां पे कच्चा माल ही नहीं है, तो कच्चा माल आपका इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ इधर शिफ्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा इसीलिए आपने क्या लिखा आफ्टर सेपरेशन, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड आपका कॉटन और जूट हो गया। बट फिर धीरे धीरे इंडिया ने फोकस किया और आज प्रेजेंट टाइम में भारत ऑलमोस्ट टॉप 3 में कॉटन और जूट प्रोडक्शन में है। तो कुछ काम किया होगा, कैसे काम किया होगा वो आगे जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वही लिखिए हेडिंग डालिए 47 के बाद अब शुरू कहानी, वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कार्य। वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सरकार ने कौन से काम करने शुरू किए। वर्क ऑफ गवर्नमेंट, पहले ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते थे, आप उतने नहीं आते, बट फिर भी आपको मैं रिफर कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंडिया में अब तक, पहली हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहले हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। सरकार अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आती है, प्रीलिम्स का डेटा होता है बट फिर भी एक मोटा समझा देता हूं आपको मैं। पहला लिखिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, 1948 ये पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत की। 1948 1948 फर्स्ट पॉलिसी। डैश एम्प्लॉयमेंट टारगेट, टारगेट लिखो एम, पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी, हाई प्रोडक्टिविटी उच्च उत्पादकता, थोड़ा स्पीड में, हाई प्रोडक्टिविटी। थर्ड रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस, रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस असंतुलन को खत्म करना। और फोर्थ पब्लिक सेक्टर फोकस, फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस, सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस। लिखो क्या लिखो टारगेट ना, लिखो अचीव्ड, अचीव्ड में नंबर 1, मतलब इसने टारगेट रखे, मिला क्या क्या है। तो पहली चीज लिखो नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी एज मिक्स्ड इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी अनाउंस कर दिया। दूसरा इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रोक लगा दी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है, लिखो इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, उद्योग को 4 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया, जो इंडस्ट्री थी उसको 4 पार्ट में बांट दिया। नंबर 1 स्पीड में पब्लिक सेक्टर डैश कंप्लीटली मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, 100% सरकार के ऊपर कंट्रोल। दूसरा पीसीपी, पीसीपी इंडस्ट्री, पब्लिक कम प्राइवेट, पीसीपी पब्लिक कम प्राइवेट डैश 6 इंडस्ट्री, 6 इंडस्ट्री थी, पब्लिक कम प्राइवेट। कुछ को समझ में आ रहा है, यानी वेटेज ज्यादा किसका होगा, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का, प्राइवेट भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, 6 इंडस्ट्री थी, रोल था इसमें। चाहो तो अगर वैसे डिफरेंशिएट करो तो ऐसे करके लिख लो 70-30, 70 सरकार का 30 प्राइवेट का। नेक्स्ट आओ सीपीएस, सीपीएस कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, सीपीएस इंडस्ट्री कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर 18 इंडस्ट्री, 18 इंडस्ट्री। इसमें रिवर्स कर दो 70-30 रिवर्स कर दो, 70 प्राइवेट 30 कंट्रोल अभी भी है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं पूरा, पूरी वाली और है। चौथी है प्राइवेट सेक्टर पीएस, पीएससी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर कंपनी, 100% प्राइवेट, 100% प्राइवेट। ठीक है, तो ये आपकी पहली इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहलाती है जिसमें फोकस एरिया थे। उसके बाद गवर्नमेंट 1951 के बाद से आपने थोड़े बहुत सुने होंगे 5 ईयर प्लान ले आती है, यूट्यूब पे भरा हुआ है 5 ईयर प्लान, यही पढ़ा रहे सब। तो 5 ईयर प्लान अभी 2020 में बंद हो चुका है, मोदी जी ने 2020 में 5 ईयर प्लान खत्म। अब बेसिकली जो प्लान है वो हमारे ईयरली बेसिस के हैं, तो 1951 से लेके हर 5-5 साल का एक प्लान होगा, तो हर एक 5 ईयर प्लान आप जोड़ के चलना 5-5 साल। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, 5 ईयर प्लान अलग पढ़ना, प्रीलिम्स का टॉपिक है, मेंस में नहीं आता है। तो हर 5 ईयर पढ़ाने की तुलना में खाली आपको नाम दे रहा हूँ और किस 5 ईयर में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में केवल और केवल मैंने बोला मेरा आंसर इंडस्ट्री के पास ही घूमेगा, तो मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ। लिखो नंबर 1 इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, ऑलरेडी जो इंडस्ट्री थी उसकी कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाने का बस एक फोकस था।
ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, जो एग्जिस्ट कर रही थी इंडस्ट्री उनको कैपेसिटी बढ़ाना, एक काम। इसका मतलब हमने इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया। पहली जो 5 ईयर प्लान था उस 5 ईयर पे फोकस था लोगों का पेट भरना, क्योंकि जब हम आजाद हुए हैं आप इंडस्ट्री तब लगाएंगे जब आपको वर्कर मिलेंगे, और वर्कर तब आपको काम करने मिलेंगे जब उनका पेट भरा होगा। तो सबसे पहला 5 ईयर में हमारा फोकस था एग्रीकल्चर, इसलिए हमने इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। बट इस दौरान फर्स्ट 5 ईयर में कुछ एक इंडस्ट्री लगी है। तुरंत एग्जांपल लिखो। पहली है सिंदरी, सिंदरी SINDRI, सिंदरी फर्टिलाइजर की इंडिया की सबसे बड़ी सिंदरी। दूसरा है चितरंजन, चितरंजन सुने हो, व्हाट इज फेमस फॉर लोकोमोटिव्स, इंजन, रेलवे के जो इंजन होते थे चितरंजन में बनते हैं। और तीसरी बनी ICF, तीसरी फैक्ट्री ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, कपूरथला, कपूरथला ट्रेन के डिब्बे बनते थे रेलवे के, कोच जो होते। ये 3 इंडस्ट्री आपके लगी, इसको डैश करके लिख लो, P सर्किल करो प्रीलिम्स के लिए, ऐसे डैश करके P सर्किल करो, याद रखो P। और मेंस मैंने आपको बताया ना शुरू में कि आपका फोकस एरिया पता होना चाहिए, ये प्री है मेंस में। दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, मुख्यतः मूलभूत और मूलभूत उद्योगों पर फोकस किया गया, मूलभूत। क्योंकि अगर आपको दूसरा लिखो मेन फोकस ऑन आयरन स्टील, आयरन स्टील पर मुख्यतः फोकस किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है। क्योंकि आयरन स्टील समझ लो आज के प्रेजेंट टाइम की बात बताता हूं, तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 31% ऑफ इंडियन कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन स्टील इंडस्ट्री। सोचो पूरे भारत की 30% जो पूंजी है इंडिया की वो किस पे लगी है, स्टील इंडस्ट्री में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। एक एक शहर चलाता है स्टील इंडस्ट्री, मतलब एक एक शहर में हजारों इंडस्ट्री होती है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी होती है जो अगर एक शहर में ठीक से लगाई जाए तो पूरा शहर उसके चारों तरफ बसता है। आपके सामने 10 एग्जांपल है, जमशेदपुर तो बहुत कॉमन ही है, टाटा नगर जब सुने सब, ये सब किसके चारों तरफ बसा हुआ है, फैक्ट्री के चारों। तो आप उसको सोचो पूरा पूरा शहर है, मजाक नहीं है। जमशेदपुर सुने हो ना, टाटा नगर, कभी इन जगहों पे जाकर के देखना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एक इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री के चारों तरफ पूरा, इसमें 90% ऑफ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वो उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरे जो इन लॉस हैं उनकी तरफ के मैक्सिमम लोग हैं जमशेदपुर से, तो मैक्सिमम सब एक ही, उनका लड़का उनका सब वहीं पे है लगे हुए हैं। कोई जेई है, कोई असिस्टेंट इंजीनियर, कोई सुपर अच्छी पोस्ट पे भी है। समझ क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री है स्टील, इसलिए सरकार का मेन फोकस एरिया स्टील इंडस्ट्री पे था। एग्जांपल लिखो 3, नंबर 1 भिलाई, फर्स्ट भिलाई कहाँ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बोल दो छत्तीसगढ़। डैश करके लिखिए USSR 1954, USSR 1954। ये जो बीच में आपने वर्ड लिखा है ये दूसरे देश का नाम है, इसने पैसा दिया था इंडस्ट्री लगाने के लिए। स्टार लगा लेना, तगड़ा क्वेश्चन बनता है इस पे। दूसरा दुर्गापुर, UK 1959, दुर्गापुर स्टार लगाना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। UK 19, दुर्गापुर कहाँ है, बंगाल। और थर्ड इज राउरकेला, राउरकेला जर्मनी 1959, जर्मनी 1959। ये तीनों स्टील इंडस्ट्री इंडिया में लगा, राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। ये तीनों स्टील इंडस्ट्री भारत में उस समय लगाई गई थी। इसके अलावा एक नई फैक्ट्री लगाई गई, उसका नाम था HMT। HMT सुने, HMT पहले घड़ी उड़ाई जाती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो HMT सरकारी थी, अब बंद हो गई है। तो HMT ये फैक्ट्री आपकी अल्मोड़ा वगैरह में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर में लिखो डैश करके, एक लाइन में लिखो डेक्लाइन, डेक्लाइन, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेक्लाइन कर गई। थर्ड 5 ईयर में इंडस्ट्री, थर्ड 5 ईयर का टेन्योर आपका 5-5 साल जोड़ोगे तो 61 से 65 का दौर आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर 61 से 66 के बीच का है, ध्यान से। थर्ड पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा मैंने बताया 1961 से 66 का टाइम है। ऑब्वियस बात है डेक्लाइन होगी इंडस्ट्री, उसके पीछे कई सारे कारण है, तो और याद रखो टाइम। समझ में आ गया होगा। पहला रीजन लिखो इंडो चाइना वॉर 62, भारत चाइना की लड़ाई 62, इंडो पाकिस्तान वॉर 65 की लड़ाई। थर्ड
1965 का ड्रॉट, सूखा, तगड़ा सूखा उड़ीसा में पड़ा था, ड्रॉट, सूखा उड़ीसा का 1965 का। उसके अलावा नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दुनिया भर के देशों ने हमें क्रेडिट नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी, इंडिया की उस समय औकात नहीं थी, भूखे मरने की। अब देखो समझो बात को, एक तो हमारे पास पैसा नहीं, दूसरी चीज खाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं। अन्न कैसे, क्योंकि ड्रॉट पड़ गया, उड़ीसा बंगाल की तरफ अगर और ड्रॉट पड़ेगा तो वहां से सप्लाई होती थी गेहूं की। तो वही जब, क्योंकि उस समय बंगाल वाला हिस्सा सबसे ज्यादा डेवलप था, ब्रिटिशर्स के समय सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बंगाल था। तो बंगाल अगर आपका अगर उसमें डेवलप था तो जो गेहूं वगैरह वहीं होता था। तो हुआ प्रॉब्लम क्या, जब वहीं पे अकाल पड़ गया तो गेहूं खत्म। जब गेहूं खत्म तो भारत ने मांगना शुरू किया पहले तो लोन आपको तब मिलेगा जब आपकी औकात होगी। भाई आपको लोन बैंक वाले दे देंगे अगर आप ऑडी से उतर रहे, साइकिल से जाओ लोन मांग के देख लो, पता चल जाएगा आपको। समझ में आया? तो सिंपल बात है, आपकी औकात थी नहीं ऑडी लायक। फिर हमने बोला कि कोई नहीं, काम करो, खाना ही दे दो। तो जब हमसे खाना मांगा गया तो हमें वो खाना दिया गया जो खाना दुनिया भर में जानवर खाते हैं। समझ रहे कुछ कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंदिरा गांधी का माहौल बना। इंदिरा गांधी इसीलिए आयरन लेडी यूएन की मीटिंग में गई थी, अमेरिका ने बैगर वर्ड यूज किया था। जो मीटिंग हो रही थी यूएन की, यूनाइटेड नेशन, उस मीटिंग में इंडिया को एज ए बैगर वर्ड यूज किया गया था, भिखारी। तो इंदिरा गांधी यूएन की चलती मीटिंग से उठ गई और उठ करके चले। मजाक नहीं था, अमेरिका को यूएन में सीधे रिटेलिएट करके चले जाना मजाक थोड़ी भाई साहब। उस समय आप मैं बता रहा हूँ 66-67 की बात, 60-70 के आसपास। बोला आजाद हुए कितने साल हुए थे? 20 साल। अमेरिका कितना कब आजाद हुआ है? यूएस का फ्री हुआ है 17 कब? 1770 हाँ ठीक, 1769 के आसपास का। तो 1770 में वो हुआ और 1950 में आप हुए। 200 साल तो यही हो गए। तो 200 साल पुराना इतिहास जिसका, 20 साल पुराना इतिहास, दोनों आप मजाक थोड़ी है। बट 20 साल का बंदा 200 साल वाले को जवाब दिया, तो भाई साहब इतना आसान नहीं था। इसीलिए फिर इंदिरा गांधी वहां से बोली वापस चलो इंडिया बोल करके, और इंडिया में आकर के क्या स्टार्ट हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट पता होगा। विराई मैक्सिको के बंदे को बुलाई, नॉर्मन बोरलॉग साहब को, कि आप आओ इंडिया में, इंडिया की क्लाइमेट को चेक करो। उन्होंने चेक किया, समझा, और फाइनली उन्होंने क्या बोला कि आप इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं विद द कैपेसिटी ऑफ पैडी एंड पल्सेस, दलहन और धान को लेकर के। बट उनका जो फोकस दलहन था वो शिफ्ट कर गया आपका गेहूं की तरफ। तो गेहूं और चावल पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस हुआ था। मोटा मोटी आइडिया होगा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ठीक हो गई बात। ठीक, तो इस समय मेजर फोकस एरिया ये था। तो इसलिए हमारे पास जब ये तीनों सिचुएशंस थी तो इंडिया का ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री फोकस नहीं हो पाई। नेक्स्ट आओ फोर्थ में, फोर्थ 5 ईयर प्लान, रिकवरी स्टार्ट हुई। लिखो रिकवरी फेज, रिकवरी स्टार्ट हुआ, पुनरुत्थान स्टार्ट हुआ। सरकार को समझ में भी आ गया था बहुत सारी चीजें कि भाई साहब, तो लिखो फर्स्ट टाइम, पहली बार फोकस ऑन सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता पे पहली बार ध्यान दिया गया। ध्यान रखना, फोर्थ का स्टार लगा लेना फिल्म्स के लिए। पहली बार आत्मनिर्भरता पर ध्यान, आत्मनिर्भरता समझते हो, सेल्फ डिपेंडेंसी पे क्या हुआ? ध्यान दिया गया भाई साहब। इसके अंदर क्या गया था? डैश करके लिखो 3 चीजें। नंबर 1 एग्रो बेस्ड, 3 चीज आत्मनिर्भरता। क्या अगर आप आत्मनिर्भर हो तो क्या लगता है सीधे तुम रिलायंस लगा दोगे? नहीं ना। तो इस पे 3 फोकस। पहला लिखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे फोकस था। दूसरा फोकस किया गया हाउस होल्ड, छोटे छोटे पैसों ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वहां फोकस था। सेकंड है हाउस होल्ड, और थर्ड हुई आपकी स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल लघु उद्योग। इन दोनों पे फोकस किया गया आपका। और एक छोटा सा स्टील प्लांट लगाया गया था, उसका नाम था बोकारो। बोकारो सुने? स्टील प्लांट आपका। नेक्स्ट ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवा प्लान। पांचवे में स्मॉल स्टील प्लांट्स, लिस्ट है भरे हुए थे, स्मॉल छोटे छोटे स्टील प्लांट लगाए गए थे, स्मॉल स्टील प्लांट। दिक्कत बस ये होती, याद रखिएगा, क्योंकि इतने सारे स्टील प्लांट इंडिया में सरकार ने लगा दिए थे और इतना पैसा लगा दिया था, उन सभी स्टील प्लांट को रेगुलेट करना भी जरूरी है भाई साहब। भाई इंडिया में कम से कम रनिंग थे 17 के आसपास, 17 के आसपास स्टील प्लांट थे अलग अलग। तो उन सभी को एक साथ लाना प्रैक्टिकली थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि सीधी बात अगर स्टील को आपने ठीक से, क्योंकि आपका सोचिए इनकम का 30% इन्वेस्ट आप कर चुके हो, और अगर वो इधर उधर कहीं भटक गया तो सीधी बात खत्म हो जाएगी कहानी देश की। तो सरकार ने सबसे पहले उसको बोला कि नाना ये गड़बड़ खा नहीं पाए, तो सरकार ने सबसे पहले काम किया कि इन सबको एक जगह सेंट्रलाइज करो।
उस सेंट्रलाइज करने के लिए एक एजेंसी बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सेल, SAIL, सुने सेल, दैट इज कॉल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल इज नॉट अ कंपनी, इट ऑल्सो, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं होती है, सेल स्टील नहीं बनाती है। सेल नाम क्या है, सेल SAIL का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ गए। तो भारत में जितनी भी स्टील इंडस्ट्री हैं उन सभी की नोडल एजेंसी सेल है, दैट इज सेट अप इन 1973, नोट कीजिए 1973 इसी में स्टील सेल, 1973 में सेल आ गई, और उसके बाद से सेल जब से बनी तब से आज तक सेल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तगड़ा पैसा दे रही है सेल। ये तो 4-5 कंपनी है, सेल, भेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, सुने हो, इसमें नौकरी लग गई ना भाई साहब। ONGC, जेई जो है वो 96,000 उनकी सैलरी, जो जेई है। तो जो एसई और बाकी होते हैं उनका तो कहानी छोड़ो, तो PSU का एग्जाम निकालने में भी देखा हालत खराब हो जाती बच्चों की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, 6 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 5 हो गया था ना, 6 5 ईयर प्लान 74 79, 3 साल का था, 72 में बांग्लादेश वाला हुआ है ना, वो कहानी कुछ और, वो बताऊंगा मैं। 2 साल वहां है, 3 साल पीछे था, 2 साल आगे, टोटल 7 साल का गैप रहा है। ये आप ये चेक करो, 1961 से 66 है ना, इसी बीच जब ये फेल कर गया था तो सरकार फिर नया लेकर के आई थी बीच में, तो 3 साल का था, वो रोलिंग प्लान बोलते हैं, वो पढ़ना हो प्रीलिम्स में, ठीक है। इमरजेंसी का लगभग यही दौर था, बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखो 6 5 ईयर प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी बोलते उदार, क्या बोलते हिंदी में यार, 3 तो था, LPG, उदारीकरण। ध्यान रखना जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो राजीव गांधी का है, ध्यान से, ठीक है। दिया इंप्लीमेंट तो बाद में हुआ था 92 में, बट दिया कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो इनका कॉन्सेप्ट है आपका, क्या नाम जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है।